अस्सलाम वालेकुम। ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन के आज के लेक्चर के अंदर हमारा जो मेन गोल रहेगा वो होगा थिंक अलाउड, यूज़बिलिटी टेस्टिंग और कोड डिस्कवरी को पढ़ना। मगर हम इसको स्टार्ट थिंक अलाउड मैकेनिज़्म से करेंगे और फिर हम कोड डिस्कवरी को भी डिटेल में देखेंगे। सो बेसिकली थिंक अलाउड मैकेनिज़्म है क्या? टेस्ट यूज़र्स वर्बलाइजेस थॉट्स वाइल परफॉर्मिंग टेस्ट टास्क्स। सो बेसिकली यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगेन जो हमने प्रीवियस टेस्टिंग एवेल्यूएशन मैकेनिज़्म देखा था, यूज़बिलिटी इवैल्यूएशन मैकेनिज़्म देखा था, उसकी तरह यहाँ पे भी टेस्ट यूज़र्स ही इवैल्यूएशन को परफॉर्म करेंगे एंड दे आर सपोज टू वर्बलाइज देयर थॉट्स वाइल परफॉर्मिंग दी टेस्ट टास्क्स। सो अगेन हमें यहाँ से ये पता लगा कि यहाँ पे जो फिक्स सेट ऑफ टेस्ट टास्क्स जो से हैं उसकी एक लिस्ट होगी जो प्रोवाइड की जाएगी टेस्ट यूज़र्स को in order to perform them, and while they were performing they were requested to verbalize their thoughts कि वो उस टास्क को परफॉर्म करते हुए जिस यूज़र इंटरफेस को देखेंगे वो क्या परसीव करते हैं, क्या अपने जहन के अंदर उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, डिसीजन मेकिंग के अंदर उनका क्या एक प्रोसेस बैकग्राउंड में चल रहा होता है, और वो जो डिसीजन लेते हैं उसकी रीज़न क्या होती है, वो तमाम इंफॉर्मेशन जो सी है वो हमें यहाँ पे थिंक अलाउड मैकेनिज़्म के अंदर रिकॉर्ड करनी है। Think aloud consists of observing a user working with an interface while encouraging them to think aloud. So I would like to again read it. Think aloud consists of observing a user working with an interface while encouraging them to think aloud, to say what they are thinking and wondering at each moment. So basically think aloud mechanism जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के ऊपर मुश्तमिल है कि आप यूज़र को throughout the process, while performing the tasks which are defined by the evaluator itself as a in the form of a list, तो वो उस दौरान सिर्फ और सिर्फ evaluator का काम ये रहेगा कि वो टेस्ट यूज़र को इनकरेज करता रहे कि वो जो भी सोच रहा है राइट फ्रॉम व्यूइंग द यूज़र इंटरफेस उसको परसीव करना, उसको प्रोसेस करना, मेमोरी से इंटरेक्ट करना और फिर डिसीजन मेकिंग करते हुए एक्शन परफॉर्म करना, इस तमाम चीज़ को a job of the evaluator is to request to the test user to verbalize this whole process so that the evaluator can record it, और उसके अंदर ये तमाम चीज़ें शामिल हैं जो कि मैंने भी हाईलाइट की, इसके अलावा कि वो क्या सोच रहा है और वो किस चीज़ के हवाले से परेशान है, या आप कह लें कि वो किन चीज़ों के ऊपर जो है वो फोकस कर रहा है और किन चीज़ों को प्रोसेस कर रहा है in order to take a decision. It is a direct observation method to evaluate user interface that involves asking user to think out loud as they are performing a task. इस बारे में तकरीबन हम ऑलरेडी बात कर चुके हुए हैं। Users are asked to say whatever they are doing, looking at, thinking, what they are trying to do, questions that arise as they are working, things they read and feel at each moment. In short, every single जो एस्पेक्ट है उसके बारे में वो उसको वर्बलाइज करे ताकि इवेलुएटर उसको रिकॉर्ड कर सके और उस होल प्रोसेस को समझ सके। This method is especially helpful for detecting users' expectations and identifying what aspects of a system are confusing for them. अब मैं यहाँ पे बेसिकली थिंक अलाउड मैकेनिज्म का जो एग्जैक्ट जो नेचर है उसको विद रिस्पेक्ट टू द अदर इवैल्यूएशन मैकेनिज्म हाईलाइट करना चाहूँगा। एज ही सेइंग, दिस मेथड इज स्पेशली हेल्पफुल फॉर डिटरमाइनिंग यूजर्स एक्सपेक्टेशंस एंड आइडेंटिफाइंग व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ अ सिस्टम आर कंफ्यूजिंग फॉर देम। देखें, आप वो तमाम इवैल्यूएशन कर रहे हों जिसके अंदर इवैल्यूएटर्स खुद इवैल्यूएशन परफॉर्म करते हैं, या फिर आप ऐसी इवैल्यूएशंस परफॉर्म करवा रहे हो जो कि हमने अभी थिंक अलाउड मैकेनिज्म से पहले देखी, जिनके अंदर टेस्ट यूज़र इटसेल्फ इवैल्यूएशन परफॉर्म करते हैं एप्लीकेशन की, और ऑब्जर्वर्स या इवैल्यूएटर्स जो हैं वो उसको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। उनमें और थिंक अलाउड मैकेनिज्म के अंदर डिफरेंस ये है कि आप प्रीवियस इवैल्यूएशन मैकेनिज्म के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, वेयर एज
थिंक अलाउड मैकेनिज्म के अंदर आप यूज़र की थॉट्स को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। आप जब यूज़र के एक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे थे अभी से थिंक अलाउड मैकेनिज्म से पहले, तो आपको नहीं उन तमाम हेक्टिक इवैल्यूएशंस के बावजूद नहीं पता था कि यूज़र के ज़हन के अंदर क्या चल रहा है, वो एप्लीकेशन को किस तरह से परसीव कर रहा है और वो रीड आउट क्या कर रहा है एप्लीकेशन को। क्या वो एप्लीकेशन को जो पढ़ रहा है, देख रहा है, वो क्या प्रॉपरली कर रहा है या नहीं कर रहा। बिकॉज अगर एक यूज़र जो सा है एक एप्लीकेशन को सही तरीके से परसीव नहीं करेगा, उसकी वजह कुछ भी हो सकती है, उसके कॉन्सेंट्रेशन लेवल भी हो सकता है। तो अगर किसी भी किस्म का इस तरह का इशू होगा, तो इसका जो ताल्लुक है वो डिज़ाइन की वीकनेस के साथ नहीं है या बैड डिज़ाइन के साथ नहीं है, बल्कि यूज़र की अपनी कंसंट्रेशन लेवल, उसकी रॉन्ग परसेप्शन की वजह से है। और इन तमाम चीज़ों के बारे में हमें नहीं पता लग सकता जब तक कि हम थिंक अलाउड मैकेनिज्म इवैल्यूएशन मैकेनिज्म जो सा है उसको परफॉर्म ना करें। इसके हवाले से आई बिलीव कि आने वाली स्लाइड के अंदर ये एक एग्जांपल भी कोट करेगा, जो कि मैंने जो एक बिसाइड्स दिस लेक्चर कंटेंट जो मैंने आपको एक डिटेल डिस्कस की है आपके साथ, उसके ऊपर मज़ीद एम्फोसाइज करेगा। दिस प्रोवाइड वेल्थ ऑफ प्रोसेस डेटा जो कि आपको प्रीवियस वैल्यूएशन मैकेनिज्म से नहीं मिलता। इसके ऊपर मैं अगेन एम्फोसाइज करूंगा मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा। यू नीड रिलेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ टेस्ट यूजर्स। ये बेनिफिट है इस इवैल्यूएशन मैकेनिज्म का कि आपको बहुत ज़्यादा इवैल्यूएशन के लिए टेस्ट यूजर्स की ज़रूरत नहीं होती। बहुत कम इवैल्यूएशन टेस्ट यूजर्स के साथ भी आप इवैल्यूएशन परफॉर्म कर सकते हैं। यू कैन मेक अ रिकॉर्डिंग ऑफ देयर कमेंट्स और यू कैन जस्ट टेक नोट्स। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस डाटा को किस तरह से रिकॉर्ड करना चाहते हैं। इसके बाद ये यहाँ पे वही एग्जांपल जिसके बारे में बात कर रहा था, यहाँ पे एक कोट करा है। मैं इसको ओवरऑल पूरी स्लाइड को जो है अपीयर करके फिर आपके साथ उस वाले से बात करना चाहूँगा। वो कहता है कि उसने ये एक जो है वो एक रिसर्च ये एक सॉरी एक रेफरेंस कोट किया हुआ है। ये रेफरेंस स्लाइड्स के एंड में मौजूद है और ये इसका ऑथर है। उसके वाले से बात कर रहा है कि एक एक जो एप्लीकेशन थी उसको थिंक अलाउड टेस्टिंग इवैल्यूएशन के थ्रू इवैल्यूएट किया गया, जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क स्टेशन था फॉर लॉ ऑफिसर्स। अब जब उसकी इवैल्यूएशन करवाई गई तो एक टर्म थी जो कि एप्लीकेशन के अंदर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होती थी, जो कि पैरामीटर थी। ये यहाँ पे इन्होंने हाईलाइट की हुई है डबल कोटेशन के साथ। पैरामीटर एक टर्म थी जो कि टेक्निकल पर्सपेक्टिव से एप्लीकेशन के अंदर बार बार इस्तेमाल होती थी, मगर मसला ये था कि यूज़र उस एप्लीकेशन को समझ नहीं पा रहा था। पता ये चला कि यूज़र जब भी उस एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्शन करता था तो ही आई वुड से विजुअलाइजेज द वर्ड पैरामीटर एज अ पेरीमीटर। तो जब आप किसी भी यूआई के अंदर जहाँ पे कोई भी डिस्क्रिप्शन लिखी होगी या कोई डिटेल लिखी होगी, वहाँ पे अगर आप उन सेंटेंसेस के अंदर या उस एक लेबल के अंदर पैरामीटर को एज अ पेरीमीटर पढ़ेंगे तो उसका मतलब एंटायरली चेंज हो जाता है। तो अब जब वो उसको अकॉर्डिंगली पैरामीटर को विजुलाइज करते हुए डिफरेंटली या कंसिडर करते हुए सबकॉन्शियसली एज अ पेरीमीटर, जब एप्लीकेशन यूआई को इवेलुएट करके डिसीजन मेकिंग करता था तो उसके लिए वो एप्लीकेशन की यूआई बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाती थी। तो अगर आप यही काम यही इवेलुएशन परफॉर्म कर रहे हो बिसाइड्स थिंक अलाउड मैकेनिज्म, कोई भी प्रीवियसली जो भी हमने डिस्कस किए हैं, तो उसके थ्रू आप इस इशू को नहीं पकड़ सकते। इस स्लिप को आप कभी भी नहीं पकड़ सकेंगे बिसाइड्स थिंक अलाउड मैकेनिज्म। तो ये जो है इसकी सिग्निफिकेंस है कि सच इश्यूज आर हार्डर टू डिटेक्ट just by watching people's mistakes, much easier when they are thinking aloud। तो बेसिकली ये जो है इस एग्जांपल के थ्रू एम्फोसाइज किया गया, जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा हिंट जो है प्रीवियस स्लाइड के अंदर दिया था कि ये मेजर बेनिफिट है थिंक अलाउड मैकेनिज्म का, जो कि आपको बाकी इवैल्यूएशन मैकेनिज्म से नहीं मिलता। In thinking aloud method, ask user to tell you what they are trying to do, things they read, questions that arise in their mind, so and so forth, decision they make। तो बेसिकली आपने एज एन एवेलुएटर जब टेस्ट यूज़र को के साथ थिंकिंग अलाउड यूजिबिलिटी वैल्यूएशन परफॉर्म कर रहा होना है, तो आपने यूज़र्स को इनकरेज करना है कि वो थ्रू आउट द प्रोसेस आपसे इन तमाम क्वेश्चंस के अगेंस्ट
या इन तमाम एस्पेक्ट्स के अगेंस्ट जो सा है आपके साथ डिस्कस जो डिटेल्स हैं वो शेयर करें। Preparing the user, showing user short video clip of a previous thinking aloud test। मैं इसके बारे में ऑल टुगेदर बात करूंगा तमाम पॉइंट्स को रीड आउट करने के बाद। Have the user practice the technique using a different interface and unrelated tasks। Request question be asked as they arise but explain that you won't answer them until after the test। Sorry। तो बेसिकली शो यूजर शॉर्ट वीडियो क्लिप ऑफ अ प्रीवियस थिंकिंग अलाउड टेस्ट। आप यूजर को जो है सिर्फ और सिर्फ गाइड करने के लिए कि थिंक अलाउड मैकेनिज्म किस तरह से परफॉर्म होता है, ऑलरेडी डन थिंक अलाउड इवेल्युएशन जो सी है वो उसकी एक वीडियो जो रिकॉर्डिंग जो सी है वो दिखा के उसको उस हवाले से आइडिया दे सकते हैं। हैव द यूजर प्रैक्टिस द टेक्निक यूजिंग अ डिफरेंट इंटरफेस एंड अनरिलेटेड टास्क। आप यूजर को कोई और एप्लीकेशन दे रहे हैं, देते हैं इस वीडियो डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाने के बाद कि वो किसी और एप्लीकेशन के यूपर थिंक अलाउड मैकेनिज्म परफॉर्म करे। और अब सवाल पैदा ये होता है कि ये क्या वजह है कि यूज़र को एट वेरी फर्स्ट प्लेस थिंक अलाउड यूजिबिलिटी इवैल्यूएशन की प्रैक्टिस करने के लिए वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन नहीं की एक्सेस नहीं दी गई जिसकी लिटरली थिंक अलाउड यूजिबिलिटी इवैल्यूएशन की जानी है इन फ्यूचर। और इसकी वजह बिल्कुल वही है जो कि हमने लास्ट यूजिबिलिटी इवैल्यूएशन मैकेनिज्म के अंदर जो है वो डिस्कस की थी कि आप यूज़र को, मैं सिर्फ हिंट के तौर पे बता रहा हूँ कि आप यूज़र को जब तक कि फर्स्ट इवैल्यूएशन ऑफिशियली रिकॉर्ड नहीं कर रहे होंगे आप यूज़र को कभी भी उसका एक्सपोजर नहीं देना चाहेंगे। और उसकी वजूहात क्या थी वो मैं ऑलरेडी आपसे प्रीवियस लेक्चर के अंदर प्रीवियस इवैल्यूएशन मैकेनिज्म के अंदर डिस्कस कर चुका हुआ हूँ। Request questions be asked as they arise but explain that you won't answer them until after the test। आप यूज़र से ये कह दें कि, और आप यूज़र को बल्कि इनकरेज करें कि वो जितने भी क्वेश्चन करना चाहता है थ्रू आउट थिंक अलाउड मैकेनिज्म he is supposed to like raise those questions immediately। मगर अगेन बिल्कुल प्रीवियस इवैल्यूएशन मैकेनिज्म के अंदर जैसे मैंने आपको इस वजह के बारे में हाईलाइट किया था कि ज़रूरी नहीं है कि तमाम सवालात का जवाब जो है वो इमीडिएटली दिया जाएगा। कुछ सवालात का जवाब हो सकता है कि फ़ौरन दे दिया जाए, कुछ सवालात का जवाब जो है वो शायद एक हद टाइम गुजरने के बाद दिया जाए। और क्यों एक हद टाइम गुजरने के बाद दिया जाए उसके बारे में भी आपको ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैं बड़ी डिटेल में इस चीज़ को डिस्कस कर चुका हूँ क्यों। और आप उन यूज़र को ये भी बताएंगे कि हो सकता है कि मेजॉरिटी क्वेश्चंस का आंसर जो है वो आपको एंड में दिया जाए डिटेल में, बट ड्यूरिंग द इवैल्यूएशन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द क्वेश्चन हम ये डिसाइड करेंगे कि आया उस क्वेश्चन का आंसर आपको इमीडिएटली देना है, थोड़ी देर के बाद देना है क्वेश्चन का आंसर, या फिर आपको थ्रू आउट द इवैल्यूएशन जो है वो आप जब परफॉर्म कर चुके होंगे तब उसके बाद आपको उसका जो है वो उसकी जो आंसर है वो दिया जाएगा। आपने उनके साथ ये डिटेल डिस्कस करनी है और उनको इस हवाले से कॉन्फिडेंस में लेना है। और इसकी क्या वजह है मैं अगेन ये कहना चाहूँगा कि इसकी वजह जो सी हम प्रीवियस वैल्यूएशन मैकेनिज्म के अंदर डिटेल में बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ इन तमाम तीनों पॉइंट्स की। ऑलराइट जी, इसमें टेस्ट फैसिलिटेटर्स का रोल क्या है? टेस्ट फैसिलिटेटर्स का रोल ये है कि स्पॉन्टेनियस कमेंट्स फ्रॉम द यूज़र आर बेस्ट। the facilitator is, or you can say the evaluator is supposed to keep this thing in his mind कि think aloud mechanism के अंदर spontaneous feedback from the test user is very important and it is appreciated। if the user stops thinking aloud encourage them to speak with natural unbiased prompts। अगर for instance जैसे कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में बोलते हुए एक्सप्लेन करते चले जा रहे हैं अपने होल थॉट प्रोसेस और एक्शंस को, तो हो सकता है कि किसी टाइम आप किसी सिचुएशन में इस तरह से फंस जाएं या कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो कि आप उसके बारे में बोलना बंद कर दें। तो थिंकिंग अलाउ सॉरी जो टेस्ट यूज़र्स हैं उनके साथ भी ऐसा होना ऐन मुमकिन है। तो जो फैसिलिटेटर या फिर इवेलुएटर जिसको हम कहते हैं उसका रोल ये है कि वो थ्रू नेचुरल एंड अनबायस्ड प्रॉम्प्ट्स के थ्रू यूज़र को इनकरेज करे कि वो दोबारा से उसके बारे में बोलना शुरू करते हो। और कुछ इनकरेजर्स के बारे में उसने यहाँ पे एज अ सैम्पल शो किए हुए हैं, आप इनको पढ़ें, दे आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। डू नॉट डायरेक्ट द यूज़र विद स्पेसिफिक क्वेश्चंस लाइक। सो यहाँ पे उसने टेस्ट फैसिलिटेटर का रोल उसके डू एंड डोंट्स जो से हैं वाइल इनकरेजिंग
द टेस्ट यूज़र टू थिंक अलाउड जो है उसने क्लियर कर दिया है कि किन प्रॉम्प्ट्स के थ्रू जो है वो टेस्ट यूज़र को इनकरेज किया जा सकता है टू थिंक अलाउड, और किन के थ्रू करना जो है वो बेहतर नहीं है। और जो डायरेक्टिव जो प्रॉम्प्ट्स हैं वो क्यों नहीं देने चाहिए, इस बारे में भी हम कुछ लेक्चर्स पहले बात कर चुके हैं। मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। बिकॉज जब आप किसी को डायरेक्टिव जो है वो प्रॉम्प्ट्स देंगे तो उसका जो डिसीजन है वो इन्फ्लुएंशियल हो जाएगा बेस्ड ऑन योर प्रॉम्प्ट्स, और जो कि हम कभी भी नहीं चाहते। सो प्रीवियस स्लाइड में अगेन इसके बारे में, प्रीवियस वैल्यूएशन मैकेनिज्म या उससे पहले डाटा कलेक्शन या पर्सोना एंड सिनेरियो बिल्डिंग के अंदर हम इस बारे में डिटेल से बात कर चुके हैं। अगर आप लेक्चर्स को प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे हैं तो यू नो अबाउट इट। मैंने आपको एक थोड़ा सा हिंट दे दिया इस हवाले से। ऑलराइट जी, उसके बाद आता है दिस मेथड में बी यूज्ड इन टू डिस्टिंक्ट सिनेरियोज। मैं दोनों सिनेरियोज आपके सामने रख देता हूँ। जैसे कि थिंक अलाउट मैकेनिज्म के बारे में शुरू में ये कहा गया था कि आपको सेट ऑफ टास्क जो से हैं वो बताए गए होते हैं कि आपने इस सेट ऑफ टास्क को, यानी कि फॉर इंस्टेंस इन 10 टास्क को आपने परफॉर्म करना है इस एप्लीकेशन के ऊपर, और आपने यूर सपोज टू थिंक अलाउड थ्रू आउट द प्रोसेस। और दूसरा ये है कि थिंक अलाउड मैकेनिज्म को आप इस तरह भी परफॉर्म करवाने के लिए यूज़र को कह सकते हैं कि here is our application which we want to evaluate. So like the application is all yours. Just use the application, play with the application and explore the application. And while you're exploring the application and playing with the or you can say you're playing with the application, just think aloud so that we can record your natural thinking aloud process without any instructions, without any directives of the set of tasks। कि आपने यूज़र को यहाँ तक फ्री हैंड दिया कि आप उसको सेट ऑफ टास्क भी नहीं बता रहे, और आप सिर्फ यूज़र को ये कह रहे हैं कि ये एप्लीकेशन है, आप इसको एक्सप्लोर करें जितना आप करना चाहते हैं। बस ऑल वी आर रिक्वेस्टिंग यू इज़ टू थिंक अलाउड वाइल लाइक रोमिंग अराउंड द एप्लीकेशन या जो भी एक्सप्लोरेशन के दौरान। तो दो तरीके से आप इसको कर सकते हैं थिंक अलाउड मैकेनिज्म को का इस्तेमाल जो सा है। So basically we see the main advantages of this methods as rapid, high quality, quantitative user feedback. This is what we get through think aloud mechanism. Data is available from a broad range of sources such as direct observation of what the subject is doing. माना कि ये जो फर्स्ट बुलेट है ये दूसरी इवेल्युएशन मैकेनिज्म के अंदर भी अचीवेबल है, मगर दैट इज द ओनली थिंग विच इज अचीवेबल इन दोज इवेल्युएशन मैकेनिज्म। बट बिसाइड्स दैट यहाँ पे आप मजीद क्या बेनिफिट हासिल कर सकते हैं, दैट हेयरिंग व्हाट द सब्जेक्ट वांट्स और इज ट्राइंग टू डू, और वो किस तरह से उस सारे को उसके प्रोसेस उसके जहन में चल रहा है। इफ द सब्जेक्ट गेट्स इनटू डिफिकल्टीज द ऑब्जर्वर हैज अ चांस टू क्लैरिफाई द सिचुएशन, and it again depends when is the right time to explain or clarify the situation. अगेन मैं ये कहूँगा कि इस बारे में हम ऑलरेडी पहले बात कर चुके हैं कि इमीडिएटली, थोड़ी देर के बाद, और अगर थोड़ी देर बात करें तो उसकी वजह क्या है, या फिर एंड पे। हाई डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, द एक्सपेरिमेंट में इजीली बी स्टीयर्ड बाय द ऑब्जर्वर। तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि परफॉर्म करना भी आसान है टेस्ट यूज़र के लिए, और इसकी रिकॉर्ड करना भी इसके हवाले से आसान है इसको, और इसको गो थ्रू करना भी जो टेस्ट फैसिलिटेटर के लिए, या फिर आप कह लें ऑब्जर्वर के लिए, या फिर आप कह लें कि इवेल्युएटर के लिए आसान है। इसके बाद इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स की यहाँ पे डिस्कस कर रहा है कि जी बेनिफिट इसका ये है कि जी इट फाइंड्स मैनी यूजिबिलिटी प्रॉब्लम्स जो कि हाँ प्रीवियस यूजिबिलिटी इवेल्युएशन मैकेनिज्म जो हमने डिस्कस कर चुके हैं उससे नहीं फाइंड आउट कर सकते। द रीजन बीइंग थिंकिंग अलाउड, फाइंड वाई दे अकर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये आपको जो है अचीव करने को मिलता है। स्मॉल नंबर ऑफ टेस्ट यूजर्स आर इनफ जिनके थ्रू आप थिंकिंग अलाउड मैकेनिज्म परफॉर्म करवा सकते हैं। यूजिबिलिटी ये जो थिंक अलाउड मैकेनिज्म है दैट इज़ यूजेबल अर्ली इन द डेवलपमेंट प्रोसेस, requires little facilitator expertise, generates colorful codes through ये उन कोटेशंस की बात करें जो कि थिंक अलाउड के दौरान आप टेस्ट यूज़र के थिंक अलाउड एक्टिविटी के दौरान आप रिकॉर्ड करते हैं। और इसका डिसएडवांटेज ये है कि थिंकिंग अलाउड स्लोज यूजर्स डाउन बाय अबाउट 17%। ये यहाँ पे इसका रेफरेंस रिसर्च का दिया हुआ है और ये यहाँ पे इसकी डिटेल दी हुई है
कि अगर आप किसी काम को करते हुए उसके बारे में बात कर रहे हैं तो इट स्लोज यू डाउन बाय 17%। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप इस मैकेनिज्म, इस इवेल्युएशन मैकेनिज्म के दौरान थिंक अलाउड के थ्रू बहुत सारा क्वालिटेटिव डाटा, अगेन मैं कह रहा हूँ क्वांटिटेटिव नहीं, क्वालिटेटिव डाटा, तो यहाँ पे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं ऐसा डाटा जो कि आपको प्रीवियस इवेल्युएशन मैकेनिज्म से नहीं मिल सकता, बट यहाँ से आप फॉर इंस्टेंस एफिशिएंसी को मेजर नहीं कर सकते, because naturally it is going to slow down by 17% and you cannot help it out, because this is a natural phenomenon कि if the user is talking even about the whole scenario he is working on, तब भी 17% जो है उसकी एफिशिएंसी गिर जाती है, यूज़र की जो स्पीड है वो ड्रॉप हो जाती है। कैन नॉट प्रोवाइड परफॉर्मेंस डेटा, आप इसके थ्रू जो है परफॉर्मेंस डेटा जो सा है वो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, इवन टू सर्टेन एक्सटेंट अगर आप करेंगे भी तो बेस्ड ऑन दी अर्लियर डिसएडवांटेज उसका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। ऑलराइट जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारी बारी आती है कोड डिस्कवरी के हवाले से, और मैं ये कहना चाहूँगा कि कोड डिस्कवरी जो यूजेबिलिटी टेस्टिंग मेथड है दैट इज़ समथिंग विच इज़ एसोसिएटेड विद थिंक अलाउड मैकेनिज्म। सो बेसिकली होता यहाँ पे ये है कि यू आस्क two test users while they are sitting next to each other to explore the application user interface। और अगेन मैं ये कहूँगा कि ये थिंक अलाउड जो आप परफॉर्म करने के लिए उनको कहेंगे वो आप स्पेसिफाइड सेट ऑफ टास्क्स के ऊपर भी कह सकते हैं, या फिर आप यूजर्स को, उन दो यूजर्स को जो कि आर सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर, उनको आप ये भी कह सकते हैं that the application is all yours, just go ahead and explore the application, all we are requesting you to just think aloud। तो अब क्या होता है कि सेम थिंक अलाउड मैकेनिज्म जो है वो परफॉर्म किया जा रहा होता है, मगर दो यूजर्स के थ्रू while they are sitting next to each other, they are communicating with each other, they are helping each other, they are assisting each other, और आप उनका डाटा रिकॉर्ड करते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या है, इसके बेनिफिट के बारे में और इसकी फर्दर डिटेल के बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे, बट मैं ये बताना चाहूँगा कि सिंस आप दो टेस्ट यूजर्स के साथ साइमल्टेनियसली थिंक अलाउड मैकेनिज्म परफॉर्म करवा सकते हैं, ये भी एक वजह है कि जो इन्फॉर्मेशन आप डिस्कवर करते हैं वो आप पैरेलल दो यूजर्स के थ्रू कर रहे होते हैं, इसीलिए भी इसको कोड डिस्कवरी कहा जाता है। टू टेस्ट यूजर्स एक्सप्लोर एन इंटरफेस टुगेदर, insight is gained from their conversation while performing test tasks। और अगेन हमने थिंक अलाउड के अगेंस्ट देखा था कि टेस्ट टास्क के बारे में लिस्ट ऑफ टेस्ट टास्क लिखा हुआ था, इसकी ये बेसिक डेफिनेशन के अंदर भी और फर्दर डिटेल के अंदर भी, बट हमने बाद में देखा कि ज़रूरी नहीं है कि थिंक अलाउड मैकेनिज्म जो है वो स्पेसिफाइड सेट ऑफ टास्क के ऊपर ही परफॉर्म करवाया जाए। तो बिल्कुल वैसे ही कोड डिस्कवरी भी जो है वो स्पेसिफाइड सेट ऑफ टास्क के ऊपर भी करवाई जा सकती है, या फिर आप यूज़र को एक ओपन हैंड भी दे सकते हैं कि he just go ahead and explore the application and all he is supposed to do is to think aloud and will be recording his think aloud data। तो ये कोड डिस्कवरी एक मैकेनिज्म है। अब इसके हवाले से इन्होंने फर्दर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इनसाइट इज गेन्ड फ्रॉम देयर कन्वर्सेशन व्हाइल परफॉर्मिंग अ टेस्ट टास्क। तो हम इसके बारे में फर्दर कुछ देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। कोड डिस्कवरी इज एन adaptation of think aloud in which users in pairs think and talk, या फिर आप कह सकते हैं कि think aloud naturally to each other while performing the tasks। और इस बारे में मैंने आपको इस बुलेट के हवाले से मैंने ऑलरेडी आपको आसान अल्फाज में एक्सप्लेन कर दिया। This technique makes it more natural। This is the actual benefit of this code discovery mechanism। Like when you put code discovery mechanism on think aloud mechanism, so this is the benefit which comes out, जो कि आप किसी भी और यूजिबिलिटी इवैल्यूएशन मैकेनिज्म से नहीं अचीव कर सकते, ना ही इवन के थिंक अलाउड मैकेनिज्म से, until unless you put a concept of code discovery upon think aloud mechanism। सो मैं इसके ऊपर इतना ज़्यादा एम्फोसाइज करने के बाद मैं इसको रीड आउट करके एक्सप्लेन करना चाहूँगा। दिस टेक्निक मेक्स इट मोर नेचुरल for the test users to verbalize their thoughts during the test as they are working in a team within their original working environment। या आप ये कह लें कि as they are working in a team within their original corporate working environment। देखें, जब आप
एक एप्लीकेशन को अकेले बैठ के जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं और ऑब्जर्वर जौन सा है या इवेलुएटर जौन सा है आपकी ऑब्जर्वेशंस ले रहा है, तो उसके अंदर से बहुत सारे फैक्टर्स जौन से हैं वो आप कह सकते हैं कि निकल जाते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर आप अपनी वर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर किसी और को वर्कर के साथ इंटरेक्शन करते हुए या कम्युनिकेट करते हुए जो है एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो जो डिस्ट्रैक्शन है उसका फैक्टर जो है इस एवेल्यूएशन के दौरान जो है वो निकल जाता है। अगर आपकी वर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर कोई और बंदा आपके टास्क से हट के आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, तो वो भी एफिशिएंसी में से निकल जाता है इस इवेल्यूएशन जब आप एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं उसके दौरान। अगर आपको अगर आप जो कंट्रोल एनवायरनमेंट में एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, तो वो सिंस मैंने ऑलरेडी हमने प्रीवियस इवैल्यूएशन मैकेनिज्म के अंदर देखा भी था कि यू यू सेट अ आई वुड से क्वाइट रूम फॉर द इवैल्यूएशन मैकेनिज्म। बट अगर आप अपनी कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट के अंदर एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो आपकी सराउंडिंग के अंदर बहुत सारी अनवांटेड नॉइज होती है जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही होती है, कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। सो हम को डिस्कवरी के अंदर एक फैक्टर को ऐड कर लेते हैं इवैल्यूएशन करते हुए, जो कि समटाइम्स आपको असिस्ट करती है और समटाइम आपको जो है वो इनफैक्ट डिस्ट्रैक्ट कर रही होती है वाइल यूजिंग द एप्लीकेशन। जो कि ये है कि आप अपने को वर्कर के साथ बैठ के उस एप्लीकेशन को जो है वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। इससे बेनिफिट ये होता है कि ऑब्वियसली आपका जो टाइम है इन अ वे वो बढ़ सकता है एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए, कि आप कन्वर्सेशन में एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। बट इन अ वे वो आपका जो टाइम है वो कम भी हो सकता है, बिकॉज हो सकता है कि किसी जगह पे आप स्टक हो जाएं और आपका जो को वर्कर है वो आपको गाइड कर दे और आपका टाइम बच जाए इस परस्पेक्टिव से। बट इवेंचुअली दिस इज दी मोस्ट आई वुड से द नेशनल एनवायरनमेंट जहाँ पे एप्लीकेशन ने किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर इस्तेमाल होना है और हम उसकी इवैल्यूएशन करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी क्वालिटेटिव फैक्टर्स की इवैल्यूएशन करने की कोशिश कर रहे हैं। सो मैं अगेन इस पॉइंट को रीड आउट करना चाहूँगा। आई होप आपको जो फैक्टर्स हैं और इसकी जो वजह है कोड डिस्कवरी की वो समझ में काफ़ी हद तक आ गई होगी। मैं इसको दोबारा रीड आउट करता हूँ और अगर कोई पॉइंट मैंने मिस किया तो मैं उसको कवर करने की कोशिश करता हूँ। दिस टेक्निक मेक्स इट मोर नेचुरल फॉर द टेस्ट यूजर्स to verbalize their thoughts during the test as they are working in a team with their original working environment। तो बेसिकली जो एक कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर जो उनके कम्युनिकेशन रहता है अपने कोवर्कर्स के साथ, उस तरह से और कलेक्टिवली एज अ टीम वो जिस तरह से किसी भी प्रॉब्लम को डील करते हैं या एक्सप्लोर करते हैं किसी यूआई को, वो जो है यहाँ पे इसके अंदर एड ऑन हो जाएगा इस एनवायरनमेंट, इस गिवन एनवायरनमेंट के अंदर और इस गिवन लिबर्टी के अंदर, कि वो एक दूसरे के साथ मशवरा करते हुए प्रॉब्लम को हल कर सकें इन केस इट इज़ नेसेसरी। They are encouraged to explain what they are thinking about while working on the task. I would just like to say similar to think aloud mechanism। और उसके बाद जो टास्क लिस्ट है उसके हवाले से हम देख लेते हैं कि पेयर द टेस्ट यूजर्स इनटू ग्रुप ऑफ 2। आपने कोड डिस्कवरी के अंदर आपने क्या करना है, आपने यूजर्स का हर एक यूजर का एक ग्रुप बना देना है ऑफ 2 पीपल। it is preferably to it is preferable yeah you can say it is preferred to pair 2 users who know each other into one group so that they won't feel uncomfortable working together। तो बेसिकली इन ऑर्डर टू मेक इट एज नेचुरल एज पॉसिबल, आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि एक कॉर्पोरेट सेक्टर की एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश करते हैं वाइल ग्रुपिंग देम, ठीक है। और आप ग्रुप भी उन्हीं जो है टेस्ट यूजर्स की बनाते हैं जो कि ऑलरेडी एक दूसरे को जानते हैं, ताकि उनकी किसी भी किस्म की हेजिटेशन ना हो, उनका जो इंटरेक्शन है वो प्रिटी नेचुरल हो। Provide the test users the product that to be tested and set of tasks to be performed। अब ये जो सेट ऑफ टास्क है अगेन ये जो है वो ऑप्शनल है, और ये मैंने इस कोड डिस्कवरी के शुरू में भी बात की और थिंक अलाउड मैकेनिज्म के अंदर भी हमने बात की कि हो सकता है कि सेट ऑफ टास्क दिए जाएं या फिर यूजर्स को एक ओपन हैंड दिया जाए कि वो एप्लीकेशन को एक्सप्लोर करें। तो ऑल यू सपोज टू डू इज प्रोवाइड द टेस्ट यूजर्स द प्रोडक्ट दैट टू बी टेस्टेड,
ठीक है, और दैट कुड बी अ प्रोटोटाइप और अ कंप्लीट एप्लीकेशन। और फिर आप उनको सेट ऑफ टास्क दें, और ये ऑप्शनल है कि सेट ऑफ टास्क दिए जाते हैं, या फिर ओपन हैंड दिया, या फिर ओपन हैंड दिया जाता है कि वो एप्लीकेशन को एक्सप्लोर करें। बट ऑल यू वांट देम टू डू इज टू थिंक अलाउड। टेल द यूजर्स दैट इट इज द सिस्टम दैट इज बीइंग इवेलुएटेड, नॉट देम। और इस बारे में भी हम प्रीवियस इवेल्यूशन मैकेनिज्म के अंदर पढ़ चुके हैं और उसकी वजह को समझ चुके हैं। Ask users to sign a consent form allowing you to videotape and use the data। और ये भी हमने consent form उसकी importance के हवाले से भी हमने previous valuation mechanism के अंदर देखा है। Ask them to perform the tasks using the product and explain what they are thinking about while working with the product's interface, I would say in collaboration। Gradually move from simple tasks to more difficult ones। बिल्कुल प्रीवियस वैल्यूएशन मैकेनिज्म की तरह आप जो लिस्ट डाउन करेंगे सेट ऑफ टास्क को, तो आप उसके अंदर सिंपल टास्क को पहले लिस्ट डाउन करेंगे और you'll मूव टूवर्ड्स द मोर कॉम्प्लेक्स टास्क स्लोली। और इसकी भी क्या वजह है, ये भी वजह जो सी है हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस की है। बिकॉज ये जिन भी लेक्चर्स के हवाले, जिन भी चीज़ों के हवाले से मैं प्रीवियस लेक्चर्स को कोट कर रहा हूँ, ये बेसिकली वो फैक्टर्स हैं जो कि प्रीवियस वैल्यूएशन मैकेनिज्म्स के अंदर भी मद्देनजर रखे गए हैं। लेट देम हेल्प ईच अदर in the same manner as they would if they were working together to accomplish a common goal using the product in their office। तो इसकी वजह भी मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड के अंदर कहा कि so that the data you receive from think aloud mechanism is you try to make it as similar as possible with the data जो कि अगर इस एप्लीकेशन को कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में डिप्लॉय किया जाए, तो वो उस कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट जिस तरह से इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करेंगे, वो डेटा आप जो है वो कलेक्ट कर पाएँ। वीडियो टेप्स आर analyzed by the evaluators afterward। Solutions will be incorporated into the prototype at the end। जब आप थिंक अलाउड डेटा को इवेलुएट कर लेंगे और जहाँ पे आपको फ्लॉज लगेंगे, आप उनको जो इवेलुएशन टीम है हाईलाइट करेगी, और डिज़ाइनर्स का ये काम है कि उनको उन प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट करे अपने डिज़ाइन में से। अच्छा, कोड डिस्कवरी के हवाले से कुछ बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स जो से हैं वो बता रहा है इस टेबुलर फॉर्म के अंदर भी और इन बुलेट पॉइंट्स के अंदर भी, और कुछ उसकी रिक्वायरमेंट भी बता रहा है। नंबर 1 ये कि इस इवैल्यूएशन मैकेनिज्म के अंदर आपको सिर्फ एक यूजेबिलिटी एक्सपर्ट चाहिए होता है, और यूजर्स की तादाद जो सी है वो एटलीस्ट 6 होनी चाहिए, एंड यू आर सपोज टू हैव नंबर ऑफ यूजर्स इन इवन नंबर्स, बिकॉज यू आर सपोज टू मेक अ ग्रुप you're supposed to make a group, like you're supposed to perform this application, this evaluation in the form of group of test users, और हर एक ग्रुप के अंदर दो दो टेस्ट यूजर्स होंगे। दैट्स वाई यू नीड टेस्ट यूजर्स इन इवन नंबर। इसके अलावा आप इस कोड डिस्कवरी से क्या जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इफेक्टिवनेस जो है एप्लीकेशन की वो आप मेजर कर सकते हैं, आप एफिशिएंसी मेजर नहीं कर सकते। रीज़न बीइंग द सेम जो कि थिंक अलाउड मैकेनिज्म के अंदर थी कि आप एफिशिएंसी मेजर नहीं कर सकते, ये इसका एक डिसएडवांटेज भी है। और इसके अलावा आप सेटिस्फेक्शन मेजर कर सकते हैं इस इवैल्यूएशन मैकेनिज्म के थ्रू। कैन बी कंडक्टेड रिमोटली, नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता। और इसके बाद वो नेक्स्ट क्वेश्चन ये करता है कि कैन ऑब्टेन क्वांटिटेटिव डेटा, नहीं जी, हम यहाँ से क्वांटिटेटिव डेटा भी नहीं कलेक्ट कर सकते, हम जो भी डेटा कलेक्ट करते हैं वो क्वालिटेटिव होता है। और इसके बाद अगली बात ये आती है कि पार्टिसिपेंट्स नीड्स जो सी हैं वो क्या हैं जी, कि आपको एक यूजेबिलिटी एक्सपर्ट चाहिए, और इसके बाद जो है आपके पास सिर्फ एक कैमरा ऑपरेटर चाहिए जिसके थ्रू आप काम कर सकते हैं। अ मिनिमम ऑफ 6 यूजर्स शुड बी ऑब्जर्व, द मोर यूजर्स द बेटर द रिजल्ट्स, since different users will have different problems, the number of users must be even since paired of users are observed। so आपको सबसे पहले एटलीस्ट 6 लोग चाहिए, the more the better, बिकॉज जितने ज़्यादा लोग होंगे उनकी अपनी यूनिक प्रॉब्लम्स होंगी जिनको आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, और यूजर्स जो से वो इवन नंबर के अंदर होने चाहिए। और अगेन यहाँ पे इसने यहाँ पे प्रोस एंड कॉन्स जो हैं बताए हुए हैं, यू कैन रीड देम आउट एंड यू कैन अंडरस्टैंड देम योरसेल्फ, डिस्कसिंग देम इन द QA सेशन। that is all for today's lecture। Thank you very much. Allah Hafiz.